रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधु को पिंक रंग बहुत अच्छा लगता था। वो अपने सारे कपड़े बस पिंक कलर के पहनती थी। एक दिन मधु पिंक रंग का सूट पहनकर कॉलेज जा रही होती है कि तभी उसकी माँ नीलम बोलती है, आज फिर तू ये पिंक रंग पहनकर कॉलेज जा रही है। तेरे पास कोई दूसरे रंग के कपड़े नहीं है क्या? क्या बुराई है इस पिंक कलर में? कितना तो अच्छा रंग है ये, और मुझ पर तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है माँ। पहले तो ये बता, तुझे किसने कहा कि ये तुझ पर पिंक रंग अच्छा लगता है? तू वो छोटी निब्बी जैसी लगती है, पापा की परी हो। हाँ, तभी तो पापा की परी हूँ। और कोई कुछ भी कहे, मैं तो यही पहनूंगी। चुप कर बेवकूफ, और जाकर कोई और रंग के कपड़े पहन कर आ। मेरा बस चले तो मैं अपने कमरे को भी पिंक कर दूं। कितना अच्छा लगेगा ना, बिल्कुल फेरी टेल की तरह। लेट होगी तो हो जा, लेकिन ये पिंक कलर पहनकर तो आज तुझे जाने नहीं दूंगी। तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए दूसरा कलर का सूट लेकर आती हूँ। नीलम इतना बोलकर मधु के लिए कपड़े लेने चली जाती है और इधर नीलम के जाते ही मधु बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वो कॉलेज पहुंच जाती है और अपने दोस्तों राहुल और रिया के पास जाने लगती है। मधु को देखकर राहुल रिया को बोलता है, देख रिया, आ गई पापा की परी। हाँ यार, ये रोज रोज एक ही कलर पहनकर बोर नहीं होती होगी क्या? अरे नहीं, पापा की जो परियां होती है ना, वो ना पिंक कलर से ना कभी बोर नहीं होती है। और वैसे भी ये तो एंजल प्रिया को फॉलो करती है। आज इसको आने दो, आज तो इससे पूछ ही लेते हैं कि ये पिंक कलर इतना क्यों पसंद करती है। मधु रिया और राहुल के पास आती है और कहती है, हेलो गाइस, कैसे हो तुम दोनों? हम तो ठीक है। वैसे एक बात पूछूं मधु, बुरा मत मानना, ठीक है? हाँ बोल। और दोस्ती में बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती। मुझे तू ये बता, तू किसको फॉलो करती है जो तू रोज रोज गुलाब बनकर आ जाती है? अबे कभी किसी दूसरे रंग का भी कपड़ा पहन लिया कर। तुझे इस रंग में देखकर ना हम बोर हो गए, और तू पहन पहन कर बोर नहीं होती। मुझे रंग बहुत पसंद है। भले ही तुम लोग इस रंग से बोर हो गए होगे, लेकिन मैं कभी भी इस कलर से बोर नहीं हो सकती। और मैंने तो ये भी सोच लिया है कि शादी में भी पिंक लहंगा ही पहनूंगी मैं। लहंगा ही क्यों, सब कुछ पिंक होना चाहिए। अपने पति को भी पिंक शेरवानी के लिए बोल दियो। रिया इतना कहती है और राहुल और रिया दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन मधु पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। वक्त गुजरता जाता है। मधु की माँ ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। मधु की पढ़ाई खत्म होते ही मधु की शादी करवा दी जाती है। मधु ने अपनी शादी में भी पिंक लहंगा पहना था। शादी पूरी विधि विधान के साथ संपन्न होती है और मधु अपने ससुराल आ जाती है। मधु की गृह प्रवेश की रस्म होती है और मधु को देखकर उसकी पड़ोसन विमला कहती है, बहू, तुझे नहीं लगता कि तुझे लाल रंग का लहंगा पहनना चाहिए था, क्योंकि वो शगुन होता है। वो क्या है ना आंटी जी, मुझे पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद है। और वैसे भी आजकल कौन वो बोरिंग कलर पहनता है? आजकल तो सब पिंक कलर ही पहनते हैं। आपने अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट को तो देखा ही होगा ना, उन्होंने भी तो अपनी शादी में पिंक कलर का लहंगा ही पहना था। अरे वो बस कर विमला, सारी बातें तू बहू से गेट पर खड़ी होकर करेगी क्या? आजकल का फैशन हो गया है, ये सब छोड़ और बहू की आरती करने दे। उसको आराम भी तो करना होगा ना। इतना बोलकर मधु की सास सुरेखा मधु की आरती करती है और उसकी गृह प्रवेश की रस्म करके उसको कमरे में भेज देती है। शादी के अगले दिन मधु पिंक कलर की साड़ी पहनती है और पहली रसोई में सबके लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद सुरेखा खाना खाने आती है और बोलती है, आज तो तेरी मुंह दिखाई है ना, तो आज तो लाल रंग की साड़ी पहन लेती। माँ जी, लाल बहुत ही अजीब सा रंग है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और मेरे पास पिंक साड़ी के अलावा और कोई भी रंग नहीं है। पर बहू, खैर छोड़, रहने दे। अभी तेरी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए तू इस रंग को ज्यादा पसंद करती है। थोड़े दिनों बाद दूसरे रंग भी तुझे पसंद आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा माँ जी, पिंक कलर मेरी पहली पसंद है। और भला कोई अपनी पहली पसंद को छोड़ देता है क्या? बहू, तुझे जो करना है वो कर, हमें उससे क्या करना। बस मेरी खुशी के लिए लाल साड़ी पहन लियो मुंह दिखाई में। मधु आधे मन से सुरेखा को लाल साड़ी के लिए हामी भर देती है और काम करने में लग जाती है। वैसे तो सुरेखा मधु को बहुत मानती थी, इसीलिए वो उसको कभी भी किसी चीज के लिए रोकती टोकती नहीं थी। कुछ देर बाद मोहल्ले की सारी औरतें मधु की मुंह दिखाई के लिए आने लगती हैं और वहीं दूसरी तरफ मधु अपने कमरे में लाल साड़ी पहनती है और खुद से कहती है, ये भी कोई रंग है? छी,
कितना बेकार लग रहा है मुझ पर। एक तो इसका कलर, ऊपर से इसकी कढ़ाई। इससे अच्छा होगा कि मैं पिंक कलर ही पहन लूं। और हाँ, रही बात माँ जी की खुशी की, तो मैं फिर कभी उनकी पसंदीदा साड़ी पहन लूंगी। मधु जल्दी से लाल रंग की साड़ी निकाल देती है और पिंक रंग की साड़ी पहनकर नीचे आती है। उसे देखकर सब आपस में बातें करने लगते हैं और विमला जाकर सुरेखा को कहती है, ये सब क्या है सुरेखा? कम से कम आज के दिन तो अपनी बहू को लाल रंग की साड़ी पहनने के लिए बोल देती। तू देख सारी औरतें कैसी कैसी बातें कर रही हैं। क्या करूँ मैंने तो इसको लाल रंग की साड़ी दी थी, लेकिन इसको करनी अपने मन की ही है। रस्म खत्म होने दे, उसके बाद इसको समझाती हूँ मैं। हाँ, ऐसे तो ये तेरे सर पर चढ़ के नाचने लग जाएगी, अपने ही मन की करने लगेगी। मेरी बहू को देख, जैसे बोलती हूँ वैसे ही करती है। हम सास की भी कोई इज्जत होती है। अब ये बातें छोड़, हम मुंह दिखाई की रस्म कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। सुरेखा मधु को लेकर आती है और एक जगह बैठा देती है। सारी औरतें मुंह दिखाई करती हैं और मधु को तोहफा देती हैं। कुछ देर बाद मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है और सारी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। सारे मेहमानों के जाने के बाद सुरेखा मधु को बोलती है, बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि तू लाल रंग की साड़ी पहन लियो। ये नई बहू के लिए शगुन होता है। तूने शादी में पिंक लहंगा पहना, हमने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यहाँ तो हमारी इज्जत का मान रख लेती। इस पिंक कलर की साड़ी में क्या बुराई है? जरूरी नहीं है कि नई बहू हूँ तो लाल रंग की ही साड़ी पहनूं। पिंक कलर भी तो हल्का रंग है ना, और वैसे भी लाल रंग से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और रही बात लोगों की, तो मेरे पास ले आना, अगर कोई कुछ बोले तो मैं उसको बता दूंगी। मधु पर सुरेखा की बातों का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता और सुरेखा उसको समझाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और मधु रोज पिंक कलर की साड़ी पहनती और आसपास के लोग बहुत बोलते, लेकिन मधु को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एक दिन सुरेखा को अपनी सहेली के घर पार्टी में जाना था, तो सुरेखा अपनी बहू मधु को अपने साथ लेकर जाती है। पार्टी में पहुंचने के बाद मधु पार्टी में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसको एक औरत की नीली साड़ी बहुत पसंद आती है और वो जल्दी से सुरेखा को बुलाकर कहती है, माँ जी, उस औरत की साड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना। काश मेरे पास भी ऐसी ही साड़ी होती। बहू, अपनी आंखें अच्छे से खोल और देख, वो पिंक कलर की साड़ी नहीं है जो तुझे अच्छी लग रही है, वो नीले रंग की साड़ी है। हाँ, अच्छा मजाक है माँ जी। ये तो मुझे भी दिख रहा है कि वो नीले रंग की साड़ी है। आप मुझे भी ऐसी साड़ी दिला दो ना। पर इसमें पिंक कलर नहीं मिला तो तेरा मुंह बन जाएगा। जाने दे बहू, तू पिंक साड़ी ही पहन। वैसे भी लोग तुझे पिंक साड़ी पहनने वाली नई बहू बोलते हैं। कोई बात नहीं, अगर पिंक कलर की साड़ी नहीं मिली तो मैं और कोई कलर की ले लूंगी, लेकिन मुझे यही डिजाइन की साड़ी चाहिए। सुरेखा उसको साड़ी दिलाने के लिए मान जाती है और अगले दिन दोनों सास बहू बाजार जाकर साड़ी ले आती हैं। घर आते ही मधु साड़ी बदलकर अपनी सास को दिखाती है और सुरेखा उसकी बहुत तारीफ करती है और मधु अब से पिंक साड़ी के अलावा दूसरे रंगों की साड़ी भी पहनने लगती है। आस्था बहुत ही भली और सुंदर लड़की थी, जिसे शुरू से ही अपना काम खोलने का मन था। उसने शादी से पहले अपने पड़ोस के ही एक पार्लर से कोर्स किया था और वो सोशल मीडिया पर भी ब्यूटी टिप्स देखा करती थी। उसकी शादी एक गोविंद नाम के गरीब लड़के से होती है, लेकिन वो उसे पार्लर खोलने से मना नहीं करता और उसने कड़ी मेहनत करके पैसे बचाकर उन पैसों से चांदनी चौक में एक छोटा सा पार्लर डाला था और आज उसके पार्लर का पहला दिन था। वो पार्लर में गणपति जी की स्थापना करते हुए कहती है, हे गणपति बप्पा, अब तेरा ही सहारा है, सब कुछ अच्छा करना और बस मुझ जैसी गरीब का ये ब्यूटी पार्लर चल जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब मैं अपने काम से संभाल लूंगी। ये बोलकर जैसे ही आस्था नारियल गणपति जी के चरणों में फोड़ती है, तभी उसकी दुकान पर एक लड़की आकर कहती है, ये तुम्हारा पार्लर तुमने नया खोला है? अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा छोटा है। हाँ मैडम, एक्चुअली काम अच्छा चला तो बड़ा कर दूंगी इसको। अभी के लिए यही है जो है। आपको कोई सर्विस चाहिए तो बताइए, हमारे यहाँ सब होता है, आईब्रो, हेयर कट, मेकअप। नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही अपने प्रतियोगी को देखने चली आई थी। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे सामने जो बड़ा सा शालिनी सैलून है वो मेरा ही है।
हाय राम, इसका पार्लर तो बहुत बड़ा है। अब एक अमीर के पार्लर के सामने एक गरीब का पार्लर कहाँ टिक पाएगा। कहाँ खो गई आप? चलिए मैं चलती हूँ, अब तो मिलना जुलना चलता ही रहेगा। शालिनी ये बोलकर चली जाती है और आस्था अपने मन में ये धारणा बना लेती है कि एक अमीर पार्लर के आगे एक गरीब का पार्लर कभी नहीं चल सकता। वक्त बीतता है। आस्था के पार्लर पर रोज 1-2 कस्टमर आया करते, लेकिन शालिनी के पार्लर की चकाचौंध उसे हमेशा परेशान रखती। एक दिन जब वो पार्लर से घर आती है तो उसका पति उसे प्यार से कहता है, आ गई मेरी पार्लर वाली बीवी। जाओ तुम हाथ मुंह धो लो, मैं हमारे लिए खाना गर्म करके लाता हूँ। पार्लर वाली बीवी नहीं, गरीब पार्लर वाली बीवी। क्या हुआ है आस्था, तुम इतनी लो क्यों साउंड कर रही हो? और नहीं तो क्या करूं? आपको पता है हमारे पार्लर के आगे एक शालिनी नाम की अमीर लड़की का पार्लर है। अब तुम ही बताओ, एक अमीर पार्लर के आगे एक गरीब पार्लर कैसे टिक पाएगा? देखो चकाचौंध से कुछ नहीं होता, ये सब हाथ के हुनर और काबिलियत पर निर्भर करता है। तुम बस दिल लगाकर अपना काम करो, देखना एक दिन तुम उससे भी बड़ा पार्लर खोल लोगी। गोविंद ये बोलकर आस्था को समझाता है। आस्था भी झूठी तसल्ली लेकर बैठ जाती है। एक दिन जब आस्था अपने पार्लर पर ताला खोल रही थी तो देखती है कि शालिनी के पार्लर पर बहुत भीड़ है। ये देखकर वो फिर से उदास हो जाती है और उसी मन से अपने पार्लर आने वाले 2 क्लाइंट्स को हैंडल करती है। दिन बीतता है और आखिरकार आस्था पार्लर बंद करने का ख्याल बना लेती है और खुद से ये सोचते हुए कहती है, मैं कभी ये सामने वाली अमीर पार्लर वाली का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है मेरी सेविंग डूब ही जाएगी। ऐसे ही चलता रहा तो इससे अच्छा है ये पार्लर यहाँ से बंद कर दूं और कहीं नौकरी करने लग जाऊं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पार्लर पर फिर से शालिनी आती है और कहती है, आस्था अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? हाँ शालिनी, बताओ ना क्या हुआ। आस्था, मैंने पार्लर में काम करने के लिए बहुत सारे लोग रखे हैं जो सब लोग अलग अलग काम संभालते हैं और मुझे हेयर का सारा वर्क आता है, लेकिन मैं ब्राइडल मेकअप में कच्ची हूँ और जो आज ब्राइडल मेकअप करने आ रही थी उसकी तबीयत खराब हो गई। और अगर मैं किसी को बाहर से बुलाऊं अपने क्लाइंट को तैयार करने के लिए तो गंदा लगेगा। अगर तुमको ब्राइडल मेकअप आता है तो क्या तुम मेरी क्लाइंट को तैयार कर दोगी? आज उसकी शादी है और मैं नहीं चाहती कि उसे कोई परेशानी हो। हाँ जरूर, चलिए मैं आपके पार्लर चलती हूँ। इसी बहाने में अमीर का पार्लर भी देख लूंगी। आस्था ये बोलकर शालिनी के साथ उसके पार्लर जाती है। आज तक उसने उस पार्लर को बाहर से देखा था। उस पार्लर के अंदर जरूरत की हर चीज मौजूद थी। पार्लर देखकर आस्था का अपना गरीब का पार्लर बंद करने का मन और पक्का हो जाता है और उसके बाद वो ब्राइडल क्लाइंट को बहुत सुंदर तैयार करती है और क्लाइंट के साथ शालिनी भी उसके हाथ के हुनर की फैन हो जाती है, जिसके बाद क्लाइंट खुद को देखकर कहती है, सच में आस्था जी, आपने मुझे कितना सुंदर सजाया है। मैं आज तक कभी इतनी सुंदर नहीं लगी। शुक्रिया। सच में आस्था, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने काम में इतनी माहिर हो। लेकिन इन सब का क्या फायदा? आखिरकार मैं तो अपना पार्लर बंद करने ही वाली हूँ अगले महीने तक। क्या तुम पागल हो? तुम इतने टैलेंटेड और कितना अच्छा काम जानती हो, तुम अपना पार्लर क्यों बंद करना चाहती हो? हाँ आस्था जी, आपको तो सबको अपने हुनर के बारे में बताना चाहिए और आप पार्लर बंद करने की बात कर रही हो। ऐसा ना करूँ तो क्या करूँ? तुम लोग ही बताओ। मेरे पार्लर में उसके आधे क्लाइंट भी नहीं आते जितना शालिनी के अमीर पार्लर में आते हैं, और सबको फैसिलिटी चाहिए जो शालिनी के पार्लर में है और मेरे पार्लर में नहीं है। भला अब कोई ऐसे ही इस गरीब के पार्लर में क्यों आएगा? इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ और समय बर्बाद करने से अच्छा कि मैं पार्लर बंद कर दूं। चलिए आप लोग बात करिए, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ब्राइडल क्लाइंट ये बोलकर चली जाती है, जिसके बाद शालिनी प्यार से आस्था को समझाती है। देखो आस्था, और मेरी बात समझो, तुम्हारा पार्लर छोटा है तो तुम उसका किराया कम देना पड़ता है। तुम्हारे पार्लर में सामान कम है तो आगे जाकर आ जाएगा। तुम्हारे पार्लर में तुम सारा काम खुद करती हो और तुमको किसी को कोई सैलरी नहीं देनी पड़ती। वही मुझे हर महीने 25 लोगों को तनख्वाह देनी पड़ती है। अगर तुम्हारा पार्लर 1 महीना ना चले तो तुम गुजारा कर लोगी, लेकिन अगर मेरा ना चले तो मुझे 25 लोगों की तनख्वाह अपनी बचत से निकालनी पड़ती है। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था शालिनी, इन बातों पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। कोई बात नहीं, लेकिन अब इन बातों के बारे में सोचो और मेरी मानो तो अभी 1-2 महीना और अपने पार्लर पर ध्यान दो।
लेकिन बिना किसी अमीर के पार्लर से उसकी तुलना किए बिना। शुक्रिया, आपने जो जो बोला वो सच है। दरअसल मैं आपके पार्लर की चमक और अमीरी देखकर घबरा गई थी और अपनी काबिलियत को भूल गई थी। लेकिन मुझे भी सोचना चाहिए कि अगर मुझ में हुनर है तो मेरा काम भी जरूर चलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा पार्लर जरूर चलेगा। तुम अपने घर को चलाने के लिए अपनी सेविंग लगाकर ये पार्लर खोल बैठी। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि तुम्हारा पार्लर चल जाए। ये सब सुनकर आस्था को बहुत खुशी होती है और वो नए जोश और उमंग के साथ ये फैसला लेती है कि वो अपने गरीब पार्लर को और खुद को कुछ कर दिखाने का एक और मौका देगी। ये सोचकर वो खुद को 3 महीने का समय देती है और खूब लगन से पार्लर चलाने लगती है कि तभी एक दिन जिस ब्राइडल को उसने तैयार किया था वो अपनी ननद के साथ उसके पार्लर आती है और कहती है, आस्था जी कैसी है आप? पहचाना मुझे आपने? अरे आओ आओ, आपको मैं कैसे नहीं पहचानूंगी। आपने ही तो मुझे फिर से प्रेरणा दी है, यानी जब मैंने आपका ब्राइडल मेकअप किया था। मैं तो सोच रही थी कहीं सच में आपने पार्लर न बंद कर दिया, लेकिन फिर जब मैं शालिनी जी के पार्लर में जा रही थी तो मैंने आपका पार्लर खुला देखा और मैं यहाँ आ गई। ये मेरी ननंद है, आज इनकी शादी है, तो आप क्या इनका ब्राइडल मेकअप कर देंगे? जी जी जरूर, लेकिन क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? जी बताइए ना। उस दिन आपका मेकअप मैंने किया था और हेयर डू शालिनी जी ने, तो मैं चाहती हूँ आज भी आपकी ननद का मेकअप मैं करूँ और हेयर डू शालिनी जी करे। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और इससे मेरी ननद जल्दी भी तैयार हो जाएगी। मैं अभी जाकर उन्हें बुलाती हूँ। आस्था की ब्राइडल क्लाइंट ये बोलकर शालिनी को उसके पार्लर से लेकर आती है, जिसके बाद शालिनी और आस्था बातें करते हुए दुल्हन को तैयार करती है और तैयार होने के बाद वो बहुत सुंदर लगती है, जिस वजह से कस्टमर भी खुश हो जाती है। और अब इसी तरह चांदनी चौक में अमीर का पार्लर भी चलता और गरीब का भी, और वो दोनों ही अपने टैलेंट से हमेशा कस्टमर्स को खुश रखती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।